अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 1.2 स्टार्ट जिसका टॉपिक है हमारे पास गाउसियन एलिमिनेशन मेथड। इसमें हमारे पास जो है वो हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रो एचएलएन क्या होता है, एचएलएन फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस एचएलएन फॉर्म क्या होती है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है न्यूमेरिकल। ये हम थोड़ा सा इंट्रो दिया हुआ उन्होंने कि ये जो हमारे पास ये फॉर्म जो होती है गाउसियन एलिमिनेशन मेथड जो है वो हमारे पास बेसिकली जो है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमारे पास ये यूज़ होता है, उसकी फील्ड में यूज़ होता है। हम लोग ये टेक्निक तब यूज़ करते हैं। अब गाउसियन एलिमिनेशन मेथड को हम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहली है एचएलएन फॉर्म। एचएलएन फॉर्म क्या होती है और रिड्यूस रो एचएलएन फॉर्म क्या आती है। ये हमारे पास एग्जांपल 6 थी पिछले सेक्शन में, उन्होंने उसका आंसर लिखा हुआ है। वन मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये हमारे पास आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स जब हम लोग लिखते हैं उसमें लास्ट वाली रो जो है वो इक्वल के आगे वाली वर्ड्स को डिनोट करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये 1 2 3 ये क्या डिनोट कर रहा है, इक्वल के आगे वाली साइड्स को डिनोट कर रहा है। यानी ये वैल्यू बता रहा है कि जो जी होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 3 के होगा। फर्स्ट कॉलम हमारे पास एक्स का होता है, सेकंड वाई का, थर्ड जी का होता है और लास्ट वाली लाइन हमारे पास इक्वल को डिनोट करती है। ठीक है, अब ये जो फॉर्म हमें दी हुई है इससे हम लोग सीधा एक्स वाई जी के फॉर्म आंसर्स लिख सकते हैं। ये हमारे पास है रिड्यूस रो एचएलएन फॉर्म। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल हमारे पास सेंटर के एलिमेंट्स होते हैं, अपर और लोअर दोनों ज़ीरो हों, उसे हम कहेंगे रिड्यूस रो एचएलएन फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है रिड्यूस रो एचएलएन फॉर्म है हमारे पास ये। उसके बाद उन्होंने कहा है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी मैट्रिक्स को रो एचएलएन फॉर्म में चेंज करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कुछ होती हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि अगर इफ़ अ रो डज नॉट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ ज़ीरो, एक रो है जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं हैं तो उसका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ना वो मस्ट बी 1 होना चाहिए। अगर एक फर्स्ट रो है हमारे पास उसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं है तो हम लोग उसमें से कोई भी एलिमेंट जो है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट इंटायरली ऑफ ज़ीरोज़, उसमें ज़ीरो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे पास जो लीडिंग एलिमेंट होगा ना, जो फर्स्ट वाला, जो हम लोगों ने जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में किया था कि फर्स्ट एलिमेंट्स को चेंज किया था 1 में, इसी तरीके से यहाँ पे 1 होना चाहिए। फिर उसके बाद है इफ़ देयर आर एनी रो दैट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ ज़ीरोज़, कुछ ऐसी रोज जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, उनको ग्रुप अप करके नीचे ले जाना, यानी इंटरचेंज करके। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉलम है जिसमें 4 रोज़ हैं, ठीक है, 3 कॉलम्स हैं, एक मैट्रिक्स है 3 कॉलम्स में 4 रोज़ हैं, जिसमें से जो सेकंड वाली है वो भी इंटायरली ज़ीरो है और जो फोर्थ वाली है वो भी रो इंटायरली ज़ीरो है। हम क्या करेंगे, रो 3 को रो 2 से चेंज करेंगे, उनको सम अप कर लेंगे, ग्रुप कर लेंगे उनको दोनों को। उसके बाद है इफ़ एनी टू सक्सेसिव रो दैट डू नॉट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ ज़ीरोज़, द लीडिंग वन इन द लोअर रो अकर फर्दर टू राइटर दैन द लीडिंग वन इन द हायर रो। इस चीज़ का मतलब ये है कि ये जो ऊपर आपको एग्जांपल दिख रही है ना, इसमें देखें फर्स्ट वाले में जो है फर्स्ट रो देखें उसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 था, सेकंड वाली में सेकंड एलिमेंट है, थर्ड वाली में थर्ड एलिमेंट 1 है। वो यही कह रहा है कि अपर रो का जो 1 है ना वो हायर ऑर्डर का होना चाहिए, 1 1 पे आना चाहिए, यानी उसका फर्स्ट पे 1 है, सेकंड पे, फिर थर्ड पे। ठीक है, उसके बाद है ईच कॉलम दैट कंटेन अ लीडिंग वन हैज़ ज़ीरो एवरीवेयर एल्स इन द कॉलम, और हर एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, कॉलम ऐसा होना चाहिए जिसमें एक 1 हो और बाकी एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। 1 कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, वो जो डायगोनल एलिमेंट्स जैसे हम कहते हैं ना वो वाले 1 होने चाहिए। ठीक हो गया। अब हम इसकी जो है कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने आगे है एग्जांपल नंबर 1 दी हुई है हमें। एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास है कि रो एचएलएन एंड रिड्यूस एचएलएन फॉर्म दी हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में उन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स दिए और उन्होंने कहा है कि रिड्यूस रो एचएलएन फॉर्म है। ये हमारे पास जो फर्स्ट वाली है, फर्स्ट वाली में देखें अपर और लोअर दोनों 0 0 है ना, तो ये हमारे पास क्या है, रिड्यूस रो एचएलएन फॉर्म है। लेकिन जो नीचे वाली अगर हम देखें द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर रो एचएलएन फॉर्म, इसमें सिर्फ नीचे वाले 0 हैं, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 के नीचे 0 है, लेकिन ऊपर क्या है 4 -3 6। जैसे यहाँ पे देखें आप 4 -3 6 आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास रो एचएलएन फॉर्म है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब एग्जैक्टली हमारा और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, जब हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है वो भी रिड्यूस रो एचएलएन फॉर्म और यही हमारे पास डिस्कस हो रहा है उसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास कि यूनिक सोल्यूशन कब होता है।
सोल्यूशन यूनिक तब होगा जब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो एलिमेंट्री रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये इक्वेशन चेंज मैट्रिक्स जो है ये वाली ये चेंज हुई है। ये मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास रिड्यूस एचेलन फॉर्म में है। इसको हम सीधे लिख के आंसर्स बता सकते हैं। वही किया हुआ है उन्होंने, आंसर्स बताए हुए हैं। उसके बाद जो है वो ये हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता है। उसके बाद है लीनियर सिस्टम इन 3 अननोन्स। 3 अननोन्स हैं हमारे पास एक्स वाई जी, वो x1 x2 x3 भी हो सकते हैं। हमने पीछे जो है वो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में चेंज करके देखा था। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है। इसको आपने जो है इन ईच पार्ट पोज दैट द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और लीनियर सिस्टम इन 3 अननोन्स, और उसको आप लोगों ने जो है वो सोल्व करना है, सोल्व द सिस्टम। अगर हम फर्स्ट वाले को देखें, फर्स्ट वाले में हमारे पास हमने वही आपने वो फर्स्ट चैप्टर का जो है ना हमारे पास डाटा के हमने वो रखना है कि फर्स्ट वाली 3 रोज़ एक्स वाई जी या x1 x2 x3 को डिनोट करेंगी। जो लास्ट वाली रो होगी वो हमारे पास किसको डिनोट करेगी, इक्वल की साइड्स को। अगर हम फर्स्ट ए वाला पार्ट देखें, ए पार्ट को देखें, अगर आप ए पार्ट को देखें, ए में देखें यहाँ पे हमारे पास 0 0 0 1 है, यानी 0 x 0 y 0 z इज इक्वल्स टू 1 आ गया हमारे पास। लेकिन अगर हम इसे जो है ना इसे अब हम सोल्व करके देखें तो 0 इक्वल टू 1 आ गया, कंट्राडिक्शन आ गई जो कि सोल्व नहीं होती। तो हम इसे क्या कहते हैं कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसका सोल्यूशन क्या है, इनकन्सिस्टेंट है, जो कि हम लोगों ने किस में किया था, क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों ने ये क्वेश्चन 1920 किया था हमने 1.1 का। नेक्स्ट अब हमारे पास बी पार्ट को भी उन्होंने ऐसे ही सोल्व किया, एक का आंसर निकाल के दूसरे में लगा देना है और फिर आंसर्स लगा लेने। ये जो इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में उन्होंने क्या किया है कि एज एक्सप्लेन इन पार्ट बी वी कैन ओमिट द इक्वेशन। हम लोगों के पास इक्वेशन थी x माइनस 5y प्लस जी इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से हमारे पास किसी भी वेरिएबल का आंसर नहीं बन रहा था। फर्स्ट और सेकंड वाली जो थी ना वो 0 इक्वल टू 0 आ रही थी। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास आंसर्स क्या थे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे थे। लेकिन अब हम जो फर्स्ट कॉलम है अपना वो देखेंगे। फर्स्ट कॉलम से हमारे पास इक्वेशन बनती है x माइनस 5y प्लस जी इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से हम लोग वो काम करेंगे जो हम लोग करते थे पैरामीट्रिक इक्वेशन में चेंज करने का, वहाँ से हम लोग इन्होंने यहाँ पे ये किया हुआ है। उसके बाद है इफ़ अ लीनियर सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन देन अ सेट ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन फ्रॉम विच ऑल सोल्यूशन कैन बी obtained बाय असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ टू द पैरामीटर इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। ये जो हमारे पास सोल्यूशन है, ये हमारे पास क्या बना है, जनरल सोल्यूशन बना है हमारे पास गिवन सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद है प्रोसीजर कि हम लोग जो है एलिमिनेशन मेथड को प्रोसीड कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो है ना वो वही मोटिव होता है जो मैंने बताया आप लोगों को। हमने 5 डिस्कस किए थे ना, 4 लाइंस डिस्कस की थी। फर्स्ट एलिमेंट हमने 1 बनाना है, उसके बाद हम लोगों ने जो है ना वो अपना प्रोसीजर स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखें हमने सबसे पहले जो है इन्होंने स्टेप 1 में जो है वो लेफ़्ट मोस्ट कॉलम जो है ना उसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 होना चाहिए, इसलिए रो 1 को रो 2 से एक्सचेंज कर दिया गया। जब एक्सचेंज किया और उसको किया 2 पे डिवाइड, तो हमारे पास आया 1 2 -5 3 6 14, और सेकंड वाला और थर्ड वाला वैसे ही लिख लिया। उसके बाद फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड वाले में ऐड कर लिया। जब ऐड किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट हमने इसको ये साथ साथ इन्होंने लिखे भी हुए हैं, आपने कौन सा प्रोसीजर अप्लाई किया, इसको सोल्व किया हम लोगों ने, हमारे पास लास्ट पे ये आंसर बच गया। ठीक हो गया। द प्रोसीजर वी हैव जस्ट डिस्क्राइब फॉर रिड्यूसिंग अ मैट्रिक्स इज रिड्यूस एचेलन फॉर्म एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड गॉस जॉर्डन मेथड। इट्स मीन हमें पता लगा कि रिड्यूस एचेलन रो एचेलन फॉर्म का सेकंड नेम क्या है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। ठीक हो गया। अगर हमें वो कहें कि रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म बनानी है फिर भी हमने वही काम करना है, अगर वो कहें गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन करना है फिर भी हम वही काम करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे देखें देन द प्रोसीजर प्रोड्यूस अ रो एचेलन फॉर्म इज कॉल्ड गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जिसमें हम लोग सिर्फ डायगोनल से नीचे वाले ज़ीरो करते हैं, और जो हमारे पास रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म होता है उसमें डायगोनल से ऊपर डायगोनल से नीचे दोनों ज़ीरो होते हैं हमारे पास। ठीक हो गया। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 है, उन्होंने सोल्व की हुई है कि उसके ऊपर प्रोसीजर लगा के डिफरेंट रो ऑपरेशंस लगा के उसको सोल्व किया है सिंपली तरीके से। साथ साथ उन्होंने सारे स्टेप्स लिखे हैं, लास्ट पे जाके जो है ना ये उनकी मैट्रिक्स बन रही थी।
उनके पास जो था x6 का आंसर आ रहा था, लेकिन x3 x4 इन सब का आंसर नहीं आ रहा था। इन्होंने क्या किया, कई क्वेश्चंस में आंसर आ भी जाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसे जो है ना वो पैरामीट्रिक इक्वेशन में चेंज किया और ये क्या बन गया, इनका जनरल सोल्यूशन बन गया। ये देखें x1 की इन्होंने लिखी -3x² था, x को r से x2 को r से रिप्रेजेंट किया, x4 को जो है वो s से और t को 5 से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक हो गया, इसी तरीके से पुटिंग कर ली बस, और कुछ नहीं किया। ये जो स्टेप्स हम लोग लगा रहे हैं हमने फर्स्ट ईयर में भी किए थे वैसे रो ऑपरेशंस, लेकिन जब हम करेंगे ना, अब हमारा जो है ये पॉइंट्स जो है ना वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है होमोजीनियस इक्वेशन। हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऐसी। अब यहाँ पे हमारे पास है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन हम सिंपली जब हम डिस्कस करते हैं तो होमोजीनियस इक्वेशन जो हम लोगों ने सिंपल सी बच्चों ने जो है ना वो हम लोगों ने निशानी भी रखी होती है कि इक्वल की एक साइड पे अगर सारे ज़ीरो हों तो वो हमारे पास क्या होती है, होमोजीनियस इक्वेशन होती है। वही प्रोसीजर यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि हमारे पास जो बी की वैल्यू होती है ना वो सारी की सारी ज़ीरो है यहाँ पर। ठीक हो गया। उसके बाद है फॉर एवरी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is consistent because all such a system have x1 equals to 0, x2 equals to 0, x3 equals to 0, xn equals to 0 as a solution. The solution is called the trivial solution. जब हम homogeneous system को solve करते हैं जो solution आता है वो trivial होता है. If there are any other solution they are called non-trivial solution. ठीक हो गया. उसके बाद है because a homogeneous linear system always has the trivial solution, there are only two possibilities for its solution. The system has only the trivial solution. A system has many solutions, infinitely many solutions. ठीक हो गया, ये दो solution हमारे पास चीज़ें डिस्कस होती हैं सिर्फ इसमें। उसके बाद हमारे पास ये इन्होंने ना होमोजीनियस सिस्टम की एग्जांपल सोल्व किया, वही उसको सेम उसके ऊपर जो है ना वो रो ऑपरेशंस लगाए हैं। रो ऑपरेशंस लगाने के बाद जो है ना वो ये इक्वेशन आई इनके पास। अब यहाँ पे x6 जो है वो भी हमारे पास ज़ीरो बना, x6 इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। बाकी सब में सिर्फ इन्होंने क्या किया, पुटिंग करके इसका आंसर लिख दिया पैरामीट्रिक इक्वेशन में चेंज करके। उसके बाद हमारे पास है फ्री वेरिएबल थ्योरम ऑफ फॉर होमोजीनियस सिस्टम। इफ़ अ होमोजीनियस लीनियर सिस्टम हैज़ n unknowns and if the reduced row echelon form of its argumented matrix has r non-zero rows। उसके पास जो है होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है जिसमें n अननोन्स हैं, जो x1 x2 x3 अननोन्स होते हैं, एंड रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म जो है ऑफ आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में r अननोन्स हैं। तो हमारे पास जो है द सिस्टम हैज़ n माइनस आर फ्री वेरिएबल्स। n में से r को माइनस करेंगे तो फ्री वेरिएबल्स हमारे पास क्या कौन से आ जाएंगे, फार्मूला होगा उसका n माइनस आर फ्री वेरिएबल्स। उसके बाद है if homogeneous system with more unknowns, a homogeneous linear system with more unknowns than equation has infinitely many solutions। homogeneous linear system है उसमें more unknowns है, ज़्यादा unknowns है हमारे पास, तो वो क्या होगी infinitely। ये हम लोग केसेस जब डिस्कस करेंगे ना क्वेश्चंस में तो हमारे साथ साथ ये थ्योरम ये सब कुछ क्लियर होता जाएगा। अभी क्योंकि सिंपल सा है तो इसलिए जो है ना वो थोड़ा सा आप लोगों को समझ नहीं आएगी इतनी, जब क्वेश्चंस करेंगे तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। अब यहाँ पे है हमारे पास बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन वही है कि एक का आंसर आ गया उसको दूसरे में पुट करना है, दूसरे बैक सब्स्टिट्यूट करके आंसर्स लेके आने। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है x6 इज इक्वल्स टू 1/3 था, बैक सब्स्टिट्यूशन इसका तो आंसर आ गया। x3 की हम लोगों ने बैक सब्स्टिट्यूशन की, ये आया। ऊपर वाले में x3 एग्जिस्ट कर रहा है इक्वेशन 1 में, x1 इज इक्वल्स टू -3 x2 + 2 x3 वाले में कर रहा है, तो उसमें x3 की जगह हम लोगों ने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, फिर आंसर लिखना है। तो ये हमारे पास बैक सब्स्टिट्यूशन होती है और इनको अब हम लोगों ने चेंज कर लेना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास पिवट पोजीशन एंड कॉलम आता है। पिवट पोजीशन और कॉलम क्या होता है, although the row echelon form are not unique, the reduced row echelon form and all row echelon forms of a matrix say have the same numbers of zero rows। या आप देखें these are and the leading one is always occur in the same position। जो leading one होता है ना वो always occur होता है सेम पोजीशन पे, और दिस पॉइंट जहाँ पे वन एग्जिस्ट कर रहा होता है ना उस पॉइंट को कहते हैं पिवट पोजीशन ऑफ ए, और उस कॉलम को कह देते हैं हम लोग पिवट कॉलम ऑफ ए। जैसे हमारे पास ये नीचे एग्जांपल है, इसको जब हम लोगों ने जो है ना इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई किए तो हमारे पास तीन जगह रो 1 में फर्स्ट
जो एलिमेंट है वहाँ 1 बना, रो 2 में 3rd पे, और जो नीचे वाली रो 3 है हमारे पास उसमें 5 पे बना। तो ये हमारे पास क्या हुई, रो 1 2 एंड 3। जो रो 1 और रो 3 में जो इसकी पोजीशंस हैं वो हमारे पास पिवट एलिमेंट्स की पोजीशन हो गई हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे अब जो है वो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होगी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़। इसमें से आपको कुछ भी ना समझ आया हो ना, वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग 1.2 स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही ईजी है, जल्दी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।